गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हमने कल डिस्कस किया था कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? माध्यम मैंने दो प्रकार के बताए थे। एक तो मैंने बताया था आपको सघन माध्यम और दूसरा मैंने आपको बताया था विरल माध्यम। क्लियर? तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। क्लियर? यानी कणों के घनत्व के आधार पर जिसमें कणों का घनत्व ज़्यादा होता है वो सघन माध्यम का काम करता है, और जिसमें कणों का घनत्व क्या होता है कम, वो विरल माध्यम का काम करता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक माध्यम का एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, अपवर्तनांक। ठीक है? तो प्रत्येक माध्यम को एक नियतांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक। तो बेटा अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो बेटा अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है? अच्छा, अपवर्तनांक को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। निर्वात में प्रकाश का वेग सी मानते हैं और किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या मानते हैं अपन, बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जाएगा आपके पास में n इक्वल टू सी अपॉन बी। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी। क्लियर आ गई बात समझ में? तो ये क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। क्लियर? एक और बात, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपवर्तनांक होता है वो एक मात्रकहीन और कौन सी बेटा, विमाहीन। तो जो अपवर्तनांक होता है वो मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। ठीक है बेटा? किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। कैसे? सी, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और माध्यम में भी प्रकाश का वेग और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। तो कुल मिला के बात ये कि जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है एक वो मात्रकहीन तथा विमाहीन क्या होती है, राशि होती है। क्लियर? नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। किन बातों पर? दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, और तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं लैम्ब्डा से। तो एक तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, और दूसरी बात क्या है, माध्यम की प्रकृति पर। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और माध्यम की प्रकृति पर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर जैसे हम जानते हैं कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण उसका वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? इस कारण उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। यदि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए बात करें तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। क्लियर? माध्यम की प्रकृति पर कैसे? तो मैंने बताया कि यदि माध्यम सघन है, ध्यान रखना बेटा कि माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा अपवर्तनांक का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है? यानी जिस माध्यम में कणों का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? तो यदि मैं कह रहा हूँ माध्यम सघन है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा। और यदि माध्यम विरल है तो उसका जो अपवर्तनांक का जो मान है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर बेटा? तो ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस माध्यम में कणों का घनत्व जितना ज़्यादा होगा
अर्थात माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक का मान उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। तो जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और माध्यम की प्रकृति पर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझना, यदि कोई प्रकाश की किरण हमेशा निर्वात से और अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई अपवर्तक सतह और ये हो गया अभिलंब, ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये पहला माध्यम हमेशा क्या है, निर्वात है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण निर्वात से और अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कोई सा भी माध्यम हो सकता है, वो कांच हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है। क्लियर। तो यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात से और अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसे बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यदि प्रकाश की किरण किसी निर्वात से और अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। और यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, एक माध्यम वो पानी, ठीक है, या फिर वायु या फिर कांच हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो दूसरा माध्यम कांच, वायु, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो यदि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। और यदि प्रकाश की किरण निर्वात से और यदि अन्य किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से अन्य किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर। अब कुछ माध्यम है जिनके लिए मैं अपवर्तनांक का मान लिख रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनके अपवर्तनांक के मान हमें जनरली ध्यान रखने हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ निर्वात। तो यदि बेटा निर्वात की बात की जाए तो निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो कितना होता है, 1 निर्वात के लिए। यदि मैं बात करूं वायु के लिए तो वायु के लिए 1.00029 और इसे अप्रोक्सीमेट भी कितना मानते हैं, 1। क्लियर। यदि मैं जल के लिए या पानी के लिए बात करूं तो जल के लिए होता है 1.33 जल के लिए। क्लियर बेटा। यदि मैं बात करूं, एक होता है क्राउन कांच, क्राउन कांच। तो क्राउन कांच के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो 1.52 होता है। ये होता है फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच या ग्लास, उसके होता है 1.62। हीरे के लिए बात करें तो हीरे के लिए होता है 2.42। तो बेटा ये कुछ माध्यम है जिनके अपवर्तनांक मैंने आपको लिखे हैं, इनको जनरली याद रखना है। जैसे निर्वात के लिए 1 होता है, वायु के लिए बात करें तो उसके लिए भी जनरली अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जल के लिए 1.33 होता है, क्राउन कांच के लिए 1.52 होता है, फ्लिंट ग्लास के लिए 1.62 होता है, और हीरे के लिए कितना होता है, 2.42। तो बेटा ये था अपवर्तनांक। नेक्स्ट टॉपिक है, जिस प्रकार से हमने परावर्तन में पढ़े थे परावर्तन के नियम, तो उसी प्रकार हम अपवर्तन में भी पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है। तो बेटा अपवर्तन के नियम 2 हैं, और कौन कौन से हैं देखिए। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा अपवर्तन के नियम। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कौन कौन से नियम है देखते हैं। तो बेटा अपवर्तन के नियम में सबसे पहले देखो, मैंने कुछ ऐसे बताया था कि ये कोई अपवर्तक सतह है और ये क्या होता है, अभिलंब। ठीक है। ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है, ये होगी आपके पास में आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है। और ये जैसे मान लो ये विरल माध्यम है पहला, और दूसरा है सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ये आपतन कोण क्या है, आई। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसका मतलब ये अभिलंब की ओर बेंड हो जाएगी, और ये अपवर्तन कोण क्या बनाएगी, आर। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो,
आपतित किरण, ये कौन सी होगी बेटा? अपवर्तित किरण, ये होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें बेटा? एक ही तल में, यानी इसी बोर्ड पर स्थित है, कोई हवा में थोड़ी है। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल में। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दूसरा, दूसरा नियम क्या है? देखो, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जा, जा का मतलब होता है बेटा साइन, जा का मतलब क्या होता है? साइन। ध्यान रखना, जा, जा का मतलब होता है साइन। ठीक है, और कोजा, यदि कोई आपसे पूछे कोजा, तो कोजा का मतलब होता है कॉस। एक होता है स्पर्श जा, और स्पर्श जा का मतलब होता है टेन। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा का मतलब साइन आई। आपतन कोण क्या है? आई है, इसलिए साइन आई। तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियतांक होता है या नियत होता है। क्या बोला मैंने? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, और इसे ही अपन स्नेल का नियम कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं अपन? स्नेल का नियम। तो कभी क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे स्नेल का नियम बोलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने मान लिया कि विरल माध्यम में मैंने बोला प्रति माध्यम का एक नियतांक होता है, इसका मैंने नियतांक क्या मान लिया? n1, और सघन माध्यम का नियतांक मैंने क्या मान लिया? n2। क्लियर? तो उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्नेल के नियम को? कि साइन आई अपॉन में साइन आर, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? n2 अपॉन में n1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको लिखा जा सकता है n2 अब थोड़ी बात ये समझनी होगी कि सर ये कैसे आता है n2 अपॉन n1। ठीक है, ये कैसे आता है? अब देखो, मैं यहाँ पे 2 कंडीशन ले रहा हूँ। एक तो मैंने ये कंडीशन ली, मान लो दूसरी कंडीशन ऐसी होती, ये है आपका नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब, और ये है आपतित प्रकाश की किरण जो कि आपतन कोण आई है, और ये मैंने मान लिया ऊपर सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया मैंने? n2, और नीचे ले लिया मैंने विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है? n1। तो प्रकाश की किरण अभिलंब से परे हो जाएगी, और अभिलंब से परे होकर ऐसी हो गई, और इसने अपवर्तन कोण क्या बनाया? r। अब देखो बेटा, स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं? यदि प्रकाश की किरण, अच्छा जैसे इसमें पहले देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n1। तो मैंने यहाँ पर लिखा है n2 अपॉन n1, यानी सिंपल बात है कि जिसमें जा रही है प्रकाश की किरण, जिसमें जा रही है उसको लिखते हैं पहले, और जिससे जा रही है उसको लिखते हैं बाद में। ये ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना। जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है उसको लिखते हैं पहले। तो देखो किस में जा रही है? सघन माध्यम में, इसलिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक पहले आएगा। और किससे जा रही है? विरल माध्यम से, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक किसमें? n1। तो उसको लिखेंगे n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 को क्या लिखते हैं अपन? n2 और n2 को क्या बोलते हैं अपन? n2 को बोलते हैं माध्यम 2 का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम 2 का
माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला तो कब आया, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही, इसलिए N2/N1। चलो इस वाली कंडीशन की बात करते हैं। तो इस वाली कंडीशन में देखो कहेगा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू, अब देखो किस में जा रही है, पहले विरल माध्यम में, तो N1 आएगा पहले, किससे जा रही है, सघन माध्यम से, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2, इसलिए इसको लिखेंगे N12। और इसको कैसे बोलेंगे, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे बेटा से, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर। तो यदि प्रकाशीकरण, देखो सिंपल याद रखना कि जिसमें जा रही है प्रकाशीकरण उसको लिखते हैं पहले, और जिससे जाती है उसको लिखते हैं बाद में। जैसे पहले की कंडीशन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2, और जबकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1, इसलिए आया N2/N1, और इसको क्या ले सकते हैं, N21। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, प्रकाश किरण किस में जा रही है, विरल माध्यम में, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1, इसलिए N1 को पहले, किससे जा रही है, सघन माध्यम से, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है, N12। क्लियर। तो ये होता है स्नेल का नियम। और इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, और बेटा इसको क्या बोलते हैं, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर आ गई ये बात समझ में। तो यह है दूसरा स्नेल का नियम, यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, और इसे क्या बोलते हैं अपन, स्नेल का नियम। तो ये अपवर्तन के दो नियम थे। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा स्नेल का नियम, यानी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, स्नेल का नियम। क्लियर। तो बेटा ये अपवर्तन के नियम फिनिश होते हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अपवर्तन पर आधारित अनुप्रयोग। ऐसे कौन कौन से अनुप्रयोग है जो कि अपवर्तन की घटना पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। क्लियर बेटा। तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अपवर्तन पर आधारित अनुप्रयोग। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपवर्तन पर आधारित अनुप्रयोग। क्लियर। तो बेटा अपवर्तन के नियम पर आधारित पहला अनुप्रयोग है तारों का टिमटिमाना। जनरली हमने देखा है कि जो रात्रि को जो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो तारे होते हैं वो कंटिन्यू प्रकाश देते हैं, लेकिन हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है। कैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया बेटा पृथ्वी, और ये पृथ्वी का क्या है, क्षैतिज, और इस पर ये कोई व्यक्ति है जो कि ये खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, जैसे भी मान सकते हो। अच्छा, आकाश में ये कोई तारा है। अब बेटा तारे के बीच में, यानी व्यक्ति और तारे के बीच में बहुत, अच्छा व्यक्ति के बीच में और तारे के बीच में क्या होता है, वायुमंडल। क्या होता है, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, गैसों का घनत्व होता है, या विभिन्न प्रकार की क्या होती है, परतें होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ये सभी पढ़ूंगे। तो वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारी परत होती है विभिन्न गैसों की, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही, अब जब देखो तारे से आने वाला प्रकाश मानव नेत्र के रेटिना पर पहुंचता है, और वहाँ पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब। ऐसा ही होता है कि जब भी कोई प्रकाशीकरण मानव नेत्र में पहुंचती है तो वो रेटिना पर जाकर क्या बनाती है, प्रतिबिंब, और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ये कंसेप्ट होता है। अब मान लीजिए तारे से प्रकाश आ रहा है, और ये रेटिना में मान लेता हूँ, इधर साइड में ये रेटिना है। मान लो तारे से प्रकाश आ रहा है, और वो इस प्रकार से मानव नेत्र की रेटिना पर प्रवेश कर रहा है, और वो रेटिना पर क्या बना रहा है, प्रतिबिंब। लेकिन बेटा वास्तव में होता क्या है कि जो वायुमंडल का जो ताप है और घनत्व, ठीक है, वायुमंडल में जो ताप है और कणों का जो घनत्व है वो सदैव स्थिर नहीं रहता, वो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्लियर। मौसम एक जैसा थोड़ी रहता है, कभी तेज हवा चलती है तो कभी स्लो हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है कभी हवा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वायुमंडल का ताप है और जो घनत्व है कणों का, उसमें वो सदैव स्थिर नहीं रहता, वो बदलता रहता है। जिसके कारण जो तारे से आने वाला प्रकाश है उसकी स्थिति भी क्या होती है, बदलती रहती है, जिससे रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होती है, बदलती रहती है। कभी वो आगे बनता है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे।
और इसी कारण जो तारा है वो हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ये बात पूर्ण सुन लीजिए, जो तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना होती है। होता क्या है कि तारों से आने वाला प्रकाश मानव नेत्र के रेटिना में प्रवेश करता है, मानव नेत्र में प्रवेश करता है और रेटिना पर जाकर क्या बनाता है, प्रतिबिंब। और चूंकि जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है, और जिनका जो घनत्व है और ताप है वो सदैव स्थिर नहीं रहता, उनका जो घनत्व और ताप है सदैव बदलता रहता है, जिसके कारण तारे से आने वाले प्रकाश की स्थिति भी क्या होती है, बदलती रहती है, जिसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब कभी रेटिना के आगे, कभी पीछे और कभी रेटिना पर, ठीक है। जब आगे और पीछे बनता है तब हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रेटिना पर बनता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। इसलिए जब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तब तारा हमें दिखाई देता है, लेकिन जब भी रेटिना से आगे या पीछे बनता है तब हमें तारा दिखाई नहीं देता। और इसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि तारा क्या है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर बेटा? तो तारे का टिमटिमाना किस पर आधारित घटना है, प्रकाश के अपवर्तन पर। क्लियर? तो यह है पहला तारों का टिमटिमाना। नंबर दूसरा इसका अनुप्रयोग है। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या बेटा, देखिए तो नेक्स्ट है बेटा, सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना, यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर बेटा? सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय जो सूर्य होता है वो क्षितिज के क्या होता है, नीचे होता है। कैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, यह है पृथ्वी और यह है पृथ्वी का क्षितिज। क्या ये पृथ्वी का क्षितिज, जिसे अपन कहते हैं धरातल, तो ये पृथ्वी का क्या है, क्षितिज, ठीक है। ये पृथ्वी का, अच्छा पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है, वायुमंडल है, यह है वायुमंडल। या अपन कह सकते हैं सघन माध्यम। अब देखो कैसे, पहले एक बार डायग्राम बना लेता हूं। देखो बेटा क्या है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्या है, क्षितिज है। अच्छा, पृथ्वी के निकट की वायु, पृथ्वी के निकट जो वायु का घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा। पृथ्वी के निकट वायु का घनत्व ज्यादा होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर ये वाला भाग सघन माध्यम का काम करता है, और जबकि पृथ्वी से दूर वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो वायु का घनत्व कम होने के कारण ये वाला जो चारों तरफ का भाग है ये किसका काम करता है, बरल माध्यम का। किसका काम करता है, ये बरल माध्यम का। आगे बेटा बात समझ में, पृथ्वी के निकट वायु का घनत्व ज्यादा होता है, इस कारण ये वाला भाग किसका काम करेगा, सघन माध्यम का। और जबकि पृथ्वी के दूर वायु का घनत्व कम होने के कारण ये किसका काम करेगा, बरल माध्यम का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सूर्य उदय से पूर्व 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, अच्छा क्या होता है, सूर्य हमें दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो क्षितिज के क्या होता है, नीचे होता है। तो यह है एस सन, इसे कहते हैं, ये सन है, ठीक है, और यह है वास्तविक सूर्य। अब बेटा होता क्या है, मॉर्निंग में बात कर रहा हूं, तो सुबह के टाइम जो सूर्य होता है वो क्षितिज के नीचे होता है। अच्छा, सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण, अब देखो किससे किस में जा रही है, बरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश, और देखो यहाँ पे क्या कोई प्रेक्षक है, पहले मैं प्रेक्षक बना देता हूँ। ये हो गया आपका प्रेक्षक, यानी देखने वाला, तो यह है प्रेक्षक है कोई। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण किससे किस में, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश के कारण वो क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे अभिलंब का काम कौन करता है, क्षितिज करता है। तो प्रकाश की किरण किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो बेटा प्रकाश की किरण किससे बेटा किससे किस में प्रवेश कर रही है, बरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब, और यहाँ पे अभिलंब का काम कौन करता है, क्षितिज। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और मानव नेत्र के रेटिना पर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। क्लियर? और इस मानव को ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में सूर्य यहाँ पर आ चुका है, ऐसा इससे प्रतीत होता है, इसलिए इसे कहते हैं आभासी सूर्य। इसे क्या बोलते हैं अपन, आभासी सूर्य। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए क्या होता है
कि ऐसा क्यों होता है, सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट के पश्चात सूर्य हमें दिखाई देता है, तो ऐसा होता क्यों है? बेटा ये पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घनत्व है वो तो कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला भाग सघन माध्यम का काम करता है। और जबकि यदि बात करते हैं इससे पृथ्वी से दूर वायु का घनत्व कम होने के कारण ये विरल माध्यम का काम करता है। यदि सुबह की बात करें, मॉर्निंग की बात करें, तो जो सूर्य होता है वो क्षैतिज के नीचे होता है। अब चूंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण किसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। यहाँ पर अभिलंब का काम कौन करता है? पृथ्वी का क्षैतिज। और ये मानव नेत्र के रेटिना पर क्या बनाता है? प्रतिबिंब। और मानव को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाकायदा सूर्य उसे दिखाई देने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है, और उसे ये आवाज से सूर्य दिखाई देने लग जाता है। लेकिन वास्तव में सूर्य कहाँ होता है? क्षैतिज के नीचे। और ऐसा ही बेटा कब होता है? इवनिंग में। तो इवनिंग में भी ये कंसेप्ट चलता है, सूर्य का होता है क्षैतिज के नीचे, उससे भी ऐसे प्रकाश की किरण आती है, और वो विरल से सघन में प्रवेश करने के कारण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण मानव नेत्र की रेटिना पर क्या बनाती है? प्रतिबिंब, और जिसके उसको सूर्य यहाँ पर प्रतीत होता है इस प्रकार से। क्लियर? तो इस कारण क्या होता है? क्योंकि जो व्यक्ति है या प्रेक्षक है उसको 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरे दिन में 4 मिनट की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ओवरऑल दिन में किसकी वृद्धि हो जाती है? 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो ये दूसरा अनुप्रयोग था। तीसरा अनुप्रयोग है बेटा, देखिए तीसरा अनुप्रयोग क्या है? तो बेटा तीसरा अनुप्रयोग है पारदर्शी द्रव से भरे हुए बीकर का तल ऊंचा उठा दिखाई देना। कैसे? ये मेरे पास कोई बीकर है, तो ये बेटा ये कोई बीकर है, बीकर का मतलब होता है पात्र। ये कोई पात्र है जो कि पूर्णतः द्रव से भरा हुआ है। तो बेटा ये कोई पात्र है जो कि पूर्णतः किससे भरा हुआ है? द्रव से। ठीक है, तो पूर्णतः द्रव से भरे हुए पात्र, ये कोई पात्र है जो कि पूर्णतः द्रव से भरा हुआ है। अब बेटा इस पात्र के अंदर ये कोई प्रकाश स्रोत है, इसके तल में ये कोई प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश की किरण, एक तो बिल्कुल सीधी, 2 प्रकाश किरण, एक तो बिल्कुल सीधी जाती है और दूसरी कुछ इस प्रकार से जाती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश की किरण निकलती है, एक तो बिल्कुल सीधी जाती है, मतलब ये सीधी जो जा रही है ये किसका काम करेगी? अभिलंब का। तो यानी ये वाली प्रकाश किरण के अभिलंब से जाती है, तो ये अभिलंब से क्या होगी? परावर्तित होगी। ठीक है, ये दूसरी जो प्रकाश की किरण है, अच्छा इसके लिए ये अभिलंब हो जाएगा, ध्यान से समझना बेटा, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये अभिलंब। अब देखो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अच्छा इसका मूल पथ ये होना चाहिए था, इसका ये मूल पथ होना चाहिए था इसका मूल पथ, लेकिन प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश के कारण ये अभिलंब से परे हो जाती है, और ये अभिलंब से क्या हो गई? परे। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है बेटा? अभिलंब से परे हो जाती है, होगी अभिलंब से परे। अब यदि कोई प्रेक्षक इसको यहाँ से देखता है, अब यदि कोई प्रेक्षक इसको, ठीक है, इसको यहाँ से, इस तल को यहाँ से देखता है, तो उसे ये जो तल है वो कहाँ पर दिखाई देता है? इस जगह। तो वो उसे इस जगह यानी ओ डैश पर दिखाई देता है। ऐसे ही यदि कोई प्रकाश किरण इधर जाती इस प्रकार से, तो ये भी प्रकाश की किरण किस में प्रवेश कर रही है बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये भी क्या हो जाती है? अभिलंब से परे हो जाती है। और यदि कोई प्रेक्षक इसको इधर से देखेगा तो उसे ये जो तल है वो कहाँ पर दिखाई देगा? बिंदु ओ डैश पर। ठीक है, लेकिन यदि कोई कहता है, अब आप कहते हो कि यदि सर कोई प्रेक्षक इसको यहाँ से देखे, इस वाली स्थिति से, तो ये जो तल है उसे बिल्कुल यहाँ पर ही दिखाई देगा, बिंदु ओ पर, क्योंकि ये अभिलंब से देख रहा है। ठीक है बेटा, तो इस कारण यदि कोई प्रेक्षक यहाँ से देखेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसे ये जो तल है कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर? कैसे दिखाई देगा? कुछ ऊंचा उठा दिखाई देगा। लेकिन यदि कोई प्रेक्षक इसी तल को इस जगह से देखेगा तो उसे बिल्कुल वास्तविक गहराई ही नजर आएगी। कैसे आएगी? वास्तविक गहराई। लेकिन कोई प्रेक्षक इसको यहाँ से देखेगा तो उसे ये आभासी गहराई, जो कि किसने मानी मैंने? एच डैश ही दिखाई देगी। क्लियर? आगे बस में, तो इसलिए जो कोई भी प्रेक्षक इसको इस स्थिति से दिखेगा तो उसे वास्तव में ये जो तल है ये ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। अब यदि कोई पूछे यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक, तो द्रव का अपवर्तनांक निकालने का यहाँ पे, यदि द्रव का अपवर्तनांक मैंने n माना है
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन एच डैश, क्या हो जाएगा एच अपॉन एच डैश, यानी हिंदी में लिख सकते हैं अपन वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है, तो द्रव के अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा एच अपॉन एच डैश, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। लेकिन यदि कोई पूछे कि तल में कितना विस्थापन हुआ, तो तल का विस्थापन, इधर देखो, यदि कोई पूछे कि तल में कितना विस्थापन हुआ, तो तल का विस्थापन और तल के विस्थापन को यदि मैं डी से लिखूं, तो डी बराबर वास्तविक गहराई कितनी है एच माइनस क्या कर देंगे एच डैश, क्या कर देंगे एच माइनस एच डैश। तो ये क्या हो जाएगा तल का विस्थापन, यानी तल इतना विस्थापित हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को माइनस कर देंगे। अब यदि मैं एच डैश का मान यहाँ से रखूँ, तो बेटा एच डैश का मान देखो क्या आ जाएगा एच अपॉन एन, और इस मान को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, तो देखो डी इक्वल टू एच तो है, एच डैश का मान कितना है एच अपॉन एन, तो मैंने ये एच अपॉन एन इधर रख दिया, एच क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो इस सूत्र की सहायता से मैं तल के विस्थापन को निकाल सकता हूँ कि तल का कितना विस्थापन हुआ, यानी तल कितना विस्थापित हुआ है। क्लियर, एक बार पुनः देख लीजिए, ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश की किरण है, जैसे तीन मान लीजिए, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ये अभिलंब से जा रही है, तो इसका कोई अपवर्तन नहीं हुआ, ये बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, तो ये सघन माध्यम से बरल माध्यम में प्रवेश के कारण ये अभिलंब से परे हो जाती है। इसी प्रकार ये भी सघन माध्यम से बरल माध्यम में प्रवेश के कारण अभिलंब से क्या हो जाती है परे, ठीक है, इसका अपवर्तन हो जाता है। यदि इस अपवर्तित किरण को मैं पीछे मिलाऊं, तो वो कुछ इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पर इसका इस तल का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। इस कारण यदि कोई व्यक्ति इस तल को यहाँ से देखता है, तो उसे ये तल ओ की जगह ओ डैश पर दिखाई देता है, और यदि कोई व्यक्ति इसी तल को यहाँ से भी देखता है, तो उसे ओ की जगह ओ डैश दिखाई देता है, यानी ये तल कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, उसके लिए ये समीकरण है, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर, ऐसा ही इसका चौथा है, चौथा अनुप्रयोग है। देखिए चौथा अनुप्रयोग क्या बेटा, नेक्स्ट, तो बेटा चौथा है कि जल में डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। तो जल में डूबी हुई पेंसिल तिरछी किस प्रकार से दिखाई देती है वो देखिए, ठीक है, इधर देखिए, तो जल में डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। मान लीजिए कोई पात्र है, तो बेटा ये कोई पात्र है, और ये पात्र किससे भरा हुआ है, जल से या फिर द्रव से, ठीक है। तो ये पात्र है जो कि द्रव से या जल से भरा हुआ है, और इस पात्र में कोई पेंसिल, ये कोई पेंसिल है, ये इस प्रकार से रखी हुई है। तो ये कोई पेंसिल है बेटा, वो इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करूं इस पेंसिल से, तो इस पेंसिल से यदि मैं, जैसे इस पेंसिल को यदि मैं इधर से देखूं या फिर इधर से देखता हूं, सपोज इस पेंसिल को जैसे मैं इधर से देखता हूं, तो जो प्रकाश की किरण है वो कुछ ऐसे आएगी, इससे ये कोई प्रकाश किरण है वो कुछ ऐसे आएगी। अब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसका मूल पथ ये होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण बरल माध्यम से, सघन माध्यम से बरल माध्यम में प्रवेश करते हैं और ये अभिलंब से परे हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, परे, इस प्रकार से अभिलंब से परे हो जाती है। यदि मैं अपवर्तित किरण को इस प्रकार से मिलाऊं, तो इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जो ये नुकीला सिरा है पेंसिल का, वो इस जगह की जगह हमें कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ, यानी ये बैंड इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो तल है पात्र का वो भी तो यहाँ से कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता। अभी मैंने जस्ट बताया था, वही कंसेप्ट लगेगा इसमें, चूंकि पात्र का जो तल है वो ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे जो पेंसिल का ये नीचे वाला सिरा ये भी कुछ मुड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर, तो जल में डूबी हुई पेंसिल भी क्या तिरछी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, वो है एक और बचा इसका अनुप्रयोग, वो है कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन या पार्श्विक विस्थापन। तो कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन या पार्श्विक विस्थापन के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।